मैम प्रणाम। आप अपना परिचय के साथ में हमें ये संस्था के विषय में कुछ जानकारी दें, जिसके विषय में हमें और हमारे सहयोगियों को इसके विषय में जानकारी मिले। मैं डॉक्टर दीपा पाठक और इस कार्यक्रम की संयोजिका हूँ, कार्यशाला की। ये राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर होता है और इसमें हमारी जो संस्कार भारती संगठन है, जो वैचारिक संगठन है ऑल इंडिया, उसका सहयोग है। इसमें गायन, नृत्य और चित्रकला सभी का प्रशिक्षण बच्चों को दिया जा रहा है। ये 15 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसमें हमारे प्रख्यात चित्रकार, गायक, नृत्यांगना सभी छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। हमारी जो गायन की प्रशिक्षिका हैं, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी की शिष्या हैं श्रीमती कविता सिंह, जो इस समय उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की सदस्य हैं, सरकार द्वारा नामित। और नृत्य में श्रीमती सीमा ढींगरा जी हैं, जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है। मोदी जी का कोई भी कार्यक्रम होता है या योगी जी का कार्यक्रम होता है, उनका कार्यक्रम अवश्य होता है। और हमारे चित्रकला में डॉक्टर अजय पाठक, जो राज्य ललित कला अकादमी के सदस्य रह चुके हैं,
आध्यात्म शिवम झा जी हैं, शशांक दुबे जी हैं। उत्तर प्रदेश या भारत के हर कोने में उनकी प्रदर्शनी लग चुकी है और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। ये सभी लोग हमारे छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। संस्कार भारती हमारी ऑल इंडिया संगठन है, आरएसएस का समझ लीजिए अनुसांगिक संगठन है और 1981 में इसका जन्म हुआ। तब से लगातार भारत क्या विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार है, कार्य कर रहे हैं लोग हमारे। और ये सांस्कृतिक जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जो हमारी लुप्त जो हमारी कलाएं हैं उनको, और जो कलाकार हमारे जिनको मंच नहीं मिलता है, संस्कार भारती उन सभी को आगे लाने का प्रयास कर रही है और लगातार करती जा रही है। इसके संस्था में मेन उद्देश्य क्या है कला को लेकर के? मेन उद्देश्य है कि हमारे जो कलाकार हैं, जो जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, आगे नहीं आ पा रहे हैं, उन सबको हमें आगे लेके आना है जिससे वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। और ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि साल भर बच्चे पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बहुत थक जाते हैं, तो लगता है कि थोड़ा सा रिलैक्स होके अपनी क्षमताओं को विकसित करें। क्षमताएं हर एक के अंदर होती हैं, किसी में संगीत की होती, किसी में चित्रकला की है, किसी में नृत्य की है, किसी में वादन की है और किसी में और किसी भी विधा की हो सकती। इसलिए प्रतिवर्ष ये ग्रीष्म कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। कला का क्या उम्र का पड़ाव से संबंध है कि इसका कोई लेना देना नहीं? कला का उम्र से कोई बंधन नहीं है, आप किसी भी उम्र में कभी भी कर सकते हैं और इसके लिए कोई डिग्री की भी आवश्यकता नहीं है। डिग्री तो केवल नौकरी के लिए होती है, जीविकोपार्जन के लिए होती है। और कला आप 90 साल के लोग भी अब काम कर रहे हैं, 100 साल के लोग भी काम कर रहे हैं और छोटे बच्चे भी। पता नहीं इन्हीं कार्यशाला में से कुछ बच्चे हो सकता बहुत अच्छे गायक निकले, बहुत अच्छे नृत्यांगना निकले या बहुत अच्छे चित्रकार निकले। तो ये शुरुआत होती है, धीरे धीरे ये जो बीज पड़ जाता है यही आगे चल के वृक्ष बनता है। जीवन से अगर कला को हटा दिया जाए तो आप इस प्रकार, तो ऐसे में जीवन को किस रूप से देखते हैं? कला तो निरंतर हमारे जन्म के समय से ही शुरू हो जाती है और ये मृत्यु तक चलती है और कला के बिना तो जीवन ही अधूरा है। बिना कला के हम जिंदा नहीं रह सकते। कोई भी तनाव होता है, डॉक्टर तक सलाह देते हैं कि आप किसी संगीत से जुड़िए या चित्रकला से जुड़िए, नृत्य से जुड़िए, किसी भी अभिरुचि को आप अपने जीवन का हिस्सा अवश्य बनाइए। नमस्कार, मेरा नाम कविता सिंह है और मैं संस्कार भारती में मंचीय कला संयोजिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। ये जो 15 दिवसीय जो कार्यशाला चल रही है उसमें मुझे प्रशिक्षक के रूप में मुझे अवसर दिया गया है। इसके लिए मैं समस्त संस्कार भारती के पदाधिकारी, हमारी संयोजिका डॉक्टर दीपा पाठक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे अवसर दिया। और संगीत एक गुरुमुखी विद्या है जो गुरु के समक्ष बैठकर ही सीखी जा सकती है और जो मुझे प्रशिक्षण का कार्य दिया गया है वो विगत में कई वर्षों से करती आ रही हूँ और आज भी कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अवसर था जो मुझे प्रदान किया गया है। संगीत की कोई सीखने की उम्र नहीं होती है। 4 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष तक के बच्चे विद्यार्थी यहाँ पर हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं। और मेरा ध्येय यही है कि किस तरीके से बच्चों को जो संगीत से जुड़ी हुई जितनी भी रचनाएं या गीत या गज़ल या भजन या देश गान या हमारी लोक संस्कृति, लोक संगीत है, उसको किस तरीके से बच्चों के मध्य पहुंचा सकूं, उनको सिखा सकूं, ये पूरा मेरा ध्येय है। और कोशिश कर रही हूं कि जो 15 दिन का मुझे अवसर दिया गया है उसमें मैं इन सब चीज़ों को सिखाऊं और उनको इस तरीके से तैयार करूं कि वो किसी मंच पर प्रस्तुति देने लायक बन पाए। यही मेरा ध्येय है और यही मैं चाहती हूँ। जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है उनको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी गुरु माँ पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, जिनसे मैंने जो कुछ भी सीखा है, मुझे लगता है जितना मैंने सीखा है वो तो मैं ज़रूर ही बच्चों को सिखाऊं
और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उनको उनके मध्य ला सकूं, इससे कि वो लोग बहुत उससे लाभान्वित हो सकें। आपके परिचय के साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका कला में किस प्रकार का क्षेत्र है और उसको कैसे आप जीते हैं। मैं डॉक्टर अजय पाठक, संस्कार भारती दृश्य कला संयोजक, और ये वर्कशॉप करीब विगत 2003 से ये वर्कशॉप राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की तरफ से कानपुर में हो रही है और हर साल हम लोग इसको अच्छे से सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और इसमें बच्चे 10 साल से लेके और कितनी भी उम्र तक हो, मतलब 60-70 कोई भी उम्र हो, वो लोग सीख सकते हैं, जिसमें कि हम लोग वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग और छोटे बच्चों को क्राफ्ट, इस तरह का वर्क सिखा रहे हैं, जो आगे जाके मतलब रोजगार परक कार्य सीखे बच्चे और आगे अपने लाइफ में फाइनेंशियल मतलब अपनी स्थिति मजबूत करें। अपने ये कलाओं के द्वारा भाषाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कोई मुख बधिर व्यक्ति हो। हाँ, ये कला ऐसी है जिसमें कि किसी कोई भाषा की जरूरत नहीं है, और जो हम कोई भी स्केच करते हैं तो वो कोई भी अनजान व्यक्ति बता सकता है कि ये आपने बनाया हुआ है। तो इस तरह से मतलब हमारी कला में कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। ये तो अभी कार्य क्षेत्र है आपका, इससे पहले आपके जीवन में आर्ट कैसे आया? ये बचपन से दादी को बनाते हुए देखा, जो पूजा पाठ में जो चौक बनते थे, त्योहारों में हम लोग के यहाँ चौक बनते, दीवालों पे चित्रकारी करती थी वो लोग, तो उसी को देखते देखते एक शौक जाग गया और मैंने फिर उस कला को अपना व्यवसाय बनाया और उसकी पढ़ाई की, PhD की। और मैं अपने गुरुओं का नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर प्रेमा मिश्रा, जो हरी देवी डिग्री कॉलेज की HOD रही हैं और प्रेसिडेंट अवार्डेड भी हैं, और डॉक्टर अभय द्विवेदी जी, DAV कॉलेज के HOD, वो भी मैं नेशनल विनर है। तो मतलब उन गुरुओं से हमने सीखा है और वही चीज़ अपने बच्चों में हम बांटते हैं। सर, आपके परिचय के साथ में आपका कार्य क्षेत्र और कला क्षेत्र दोनों जानना चाहूंगा कि किस प्रकार आपका जीवन में कला आया और इसने किस प्रकार आपके जीवन को सुखदपूर्ण रखा हुआ है या खुशियों से भरा रखा हुआ है, और कैसे आप इसको जीते हैं। नमस्कार, मैं अध्यात्म शिवम झा, कानपुर इकाई में संस्कार भारती ने मुझे कुछ दायित्व दिए रखे हैं, तो जिसमें दृश्य कला कानपुर इकाई में मैं इसमें प्रमुख हूँ उसका। और संस्कार भारती से लगभग 8-9 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और लगभग कला क्षेत्र में मैं 2006 से कार्यरत हूँ। और इसमें हमारे जो सम्मानित यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, दीपा मैम है, अजय सर हैं, कविता मैम है, रमाकांत शर्मा सर हैं, तो इन लोगों के गाइडेंस में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे गुरु अभय द्विवेदी सर, प्रहलाद सिंह, हृदय गुप्ता, इन लोगों ने काफ़ी प्रोत्साहित किया कला क्षेत्र में। और जो परिवार रहा मेरा, वो शुरुआत से उसने काफ़ी सपोर्ट किया। उसने ये नहीं कहा कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, उसने कहा जो तुम्हें करना है वो करो, और कुछ वही चीज़ वही सीख जो हमारी इस समय की पीढ़ी है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम भी यही कहते हैं, जो आप करना चाहें अच्छे से करिए। और उसमें काफ़ी बच्चे अच्छे से कर भी रहे हैं। आपने देखा बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग का यही लगातार प्रयास रहता है कि कुछ अच्छा करिए और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करके जाइए। बस यही छोटी सी धारणा और बस यही छोटा सा प्रयास है जो आपके सामने है इस समय। धन्यवाद। आपके परिचय के साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र, आपके जीवन में कला किस प्रकार स्थान रखता है और आप किस प्रकार से लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहेंगे। जी, मेरा नाम शशांक दुबे है और मैं संस्कार भारती में संस्कार मित्र हूँ। कई वर्षों से मैं कला के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा हूँ, कैसे कला का उद्गम होता है हमारे जीवन में, और कला हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कला हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जहाँ पर कभी अगर हमें परिवर्तन की ज़रूरत है या फिर हम उदास हैं, तो कला एक ऐसा साधन है हमारे लिए जो हमें आनंद की अनुभूति देता है। इस कार्यशाला के माध्यम से हम बच्चों में एक कलाकार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं, हर एक बच्चे के अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है। इस कार्यशाला के माध्यम से हम बच्चों के अंदर का वही कलाकार निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं,
उनसे हम भी कुछ सीख रहे हैं, संग में उन्हें कुछ सिखा भी रहे हैं। और इसी के साथ आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, बच्चे कैनवस पे पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्राफ्ट का भी काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। जी नमस्कार, मैं आपका परिचय के साथ में ये जानना चाहूँगा कि आप जीवन में कला को किस प्रकार से देखते हैं और जीवन में किस प्रकार से उसको रखना चाहेंगे। नमस्कार, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं संस्कार भारती का सचिव के रूप में कार्यरत हूं मैं यहाँ पर कानपुर इकाई में। और अगर कला के विषय में अगर हम बात करें तो अगर व्यक्ति के जीवन में कला नहीं है तो उसके जीवन में उमंग नहीं। अभी हाल ही में मैं एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था कि अगर व्यक्ति के जीवन से 10 सालों के लिए कला हटा दी जाए, कोई भी कला हमारी, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो नृत्य की कला हो, चाहे वो गायन की कला हो, कोई भी कला हो, तो अगर व्यक्ति क्या है, एक वो पूरा लेख था कि अगर 10 साल के लिए एक देश से पूरी कला हटा दी जाए तो वो देश टेररिस्ट राष्ट्र घोषित हो जाएगा। मतलब उनके जीवन में कुछ बचेगा नहीं, उमंग नहीं बचेगी। तो कला तो मुझे लगता है कि सभी व्यक्ति के लिए जरूरी होती है। जैसा कि डॉक्टर कहते हैं, कोई बीमारी होती है, हमारे रागों में, संगीत के रागों में बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है, तो कला तो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण योग योगेश्वर हैं, 64 कलाओं में उनका पूरा स्थान रखते हैं। तो जब हम इतना मानते हैं उन्हें, फिर जब स्थिति ये आती कि हमारे बच्चे किसी कला को अगर चुनने की कोशिश करते हैं तो कई बार पेरेंट्स मना कर देते हैं। तो इस सिचुएशन को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे या कैसे समाज को समझाना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर मैं आज की दृष्टि से देखूं तो मुझे आज की दृष्टि से पेरेंट्स ज्यादा जागरूक लग रहे हैं। अब पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं। आप देखिए, मुझे 2003 से ये कार्यशाला चल रही है और बहुत सक्सेसफुल रहती है हर वर्ष। और इस बार हम लोगों ने प्रयास करा है कि इसमें गायन और नृत्य भी ऐड करें। तो मुझे इस बार उम्मीद थी कि गायन पहली बार हम लोग कर रहे हैं, गायन में 10, 12, 15 बच्चे होंगे, लेकिन आप ये वोंट बिलीव, मतलब हम लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, तकरीबन 100 बच्चों ने प्रतिभाग करा है। 100 बच्चों ने गायन में और 100 बच्चों ने नृत्य में। तो पेरेंट्स भी जागरूक हैं। बच्चे को साफ करने से लेकर अगर वो साइंटिस्ट के मिसाइल भेजने तक देखा जाए तो एक कला ही है। तो अगर हमारे जीवन में इस प्रकार से कला फैली हुई है तो हम कैसे अपने जीवन में भूल जाते हैं कि कलाओं को हमें जीना है, ना कि उनको व्यापारिक रूप देना है। हर एक चीज जो है वो कला ही है, लेकिन जब हम वैश्विक रूप में घुसते हैं, उसको कमाने के व्यावसायिक रूप में घुसते हैं, तो उसको ये समझना भूल जाते हैं कि वो हमारे जीवन की जीने की कला थी, ना कि उसको कमाई के रूप में बदल देने की। नहीं, देखिए आज हम किसी भी उसमें फील्ड में जाएं तो कला तो इम्पोर्टेंट है ही है। बहुत सारे लोगों ने, मतलब जैसे मैं मुझको देख लीजिए, मैं एज ए प्रोग्राम प्रोड्यूसर वर्क कर रहा हूँ 90.4 FM, और साथ ही साथ मंची कलाओं में मैं अपना प्रतिभाग मैं देता ही रहता हूँ। कहीं हो, कानपुर ही नहीं वरन उत्तर प्रदेश कहीं हो, मैं वॉक करता हूँ, मैं जाता हूँ, ट्रेवल करता हूँ, मुझे कोई ना कोई प्रोग्राम में जाना ही होता। तो मुझे लगता है कि जरूरी है ये, और उससे अर्निंग का साधन भी बनते हैं मेरे। आपके जीवन में कला किस प्रकार से फलीभूत हुई और आप किस प्रकार से लोगों तक ये कला पहुंचाना चाहेंगे? कला क्या है आप जीवन में, और मुख्य किस कला को आप अपने जीवन में लेके चल रही हैं? देखिए, ऐसा है, बहुत साल तक शुरू में जब मैं कानपुर आई हूँ शादी होके, तब मैंने मेरा कला से कोई नाता नहीं था। उसके बाद जब आज़ाद नगर हम शिफ्ट हुए 88 में शिफ्ट हुए, फिर सामने हमारे काशीनाथ गोडा जी, काफ़ी बड़े संगीत गुरु है, वो रहते थे, और कृष्ण बिहारी तिवारी जी संगीत के गुरु है, वो रहते थे। तो हमारे घर वो आते जाते थे बच्चों को सिखाने के लिए हमारे। तब से फिर मेरे को संगीत सीखने का शौक जागा, और बचपन से गाने का शौक था, तो फिर हम उनसे सीखना शुरू कर दिए, और करते करते फिर धीरे धीरे फिर हमने डॉक्टर शालिनी वेद, और उसके बाद फिर डॉक्टर गंगाधर राव तिलक जी से मैंने संगीत की शिक्षा ली, और MA और PhD किया संगीत में, डॉक्टरेट करा। और इसी बीच में मेरी संगीतांजलि शास्त्रीय संस्था हमारी बनी है, जो 25 साल से कानपुर में काम कर रही है। तो उसके मैं अध्यक्ष रही हूँ 20-25 साल तक। तो वो काम हमारा चल रहा है अभी भी।
और उसके साथ ही साथ संस्कार भारती से जुड़ा हुआ हमारा डॉक्टर गीता मिश्रा मेरी बहुत अच्छी सखी होती थी, उनके साथ जुड़ के हमने संस्कार भारती के साथ काम किया। तो धीरे धीरे करते करते प्रांत में भी मुझे पद मिला उपाध्यक्ष का, और यहाँ भी अध्यक्ष पद पे मैं काम कर रही हूँ अभी भी। और इसके अलावा इनरव्हील क्लब उन्नाव से मेरा पास प्रेसिडेंट हूँ मैं वहाँ पे भी। तो बस यही सब, मेरा संगीत से ही जुड़ाव है ज़्यादा, और चित्रकला तो क्योंकि संस्कार भारती में है इसलिए आप सबसे जुड़े हुए हैं। बाकी मुझे ज़्यादातर मुझे मुख्य रूप से मेरा संगीत ही मेरा क्षेत्र है, उसी में हम काम करते हैं ज़्यादा। राज्य ललित कला अकादमी संस्कृति विभाग की ओर से ये राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में और इसका मेन उद्देश्य था कलाकारों को आगे बढ़ाना, उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना और उनको उनके कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाना और उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करना। ये मेन उद्देश्य था राज्य ललित कला अकादमी का। विभिन्न प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनी, संगोष्ठी और 2003 से उन्होंने ग्रीष्मकालीन कार्यशाला की शुरुआत की, जिसमें उस समय अध्यक्ष थे श्री योगेंद्रनाथ योगी जी। उनके समय से ये कार्यशाला लगातार चलती आ रही है और उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, 75 जिले हैं, हर जिले में किसी एक को ये कार्यशाला दी जाती है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 2003 से चलती आ रही है और इसका उद्देश्य मेन यही है कि हम कलाकारों को, बाल कलाकारों को आगे बढ़ाएं और उनके अंदर जो क्षमताएं हैं उनको विकसित करें। संस्कार भारती की बात नहीं करिए, आप बताइए। सभी लोग कला प्रेमी हैं, सभी लोग कलाकार हैं, कोई चित्रकला को, कोई नृत्य का, कोई संगीत का। तो ये एक तरह से हम लोग चाहते हैं कला प्रेमी, और ये संस्था एक पूरी का काम कर रही है, तो उसकी तलाश में लोग वहाँ पहुँचे और सभी लोग आगे इसका कार्य करते हैं। और कला के को क्या कहते हैं, उत्थान में, उनको प्रोत्साहन देने में, शिक्षित जैसा भी कला के उत्थान में हम लोग मिलजुल कर काम कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा ये है कि जो आपने एक सवाल और पूछा था दिवाकर भैया से कि घर वाले कला को सीरियस नहीं ले, तो जब सीरियस नहीं ले रहे हैं तो आप देखते हैं कि वो पंखे झटके मिलते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमार रहते हैं। तो कला वो दवा है जो इन सारे लोगों का भी इलाज है। तो वही कला और वही सारे कलाकार संस्कार भारती के रूप में आप सभी के साथ। संस्कार भारती के बारे में भी हम कुछ बताना चाहेंगे। संस्कार भारती को बाबा योगेंद्र जी और अमीर चंद जी, इन्होंने शुरू किया था 1981 में। और ये वही जैसा कि बताया अध्यात्म जी ने कि संस्था ये कलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती है। इसमें सभी कलाएं हम लोग, साहित्य और नाट्य, चित्रकला, संगीत, सभी को हम लोग इंक्लूड करते हैं। और अब तो और भी विस्तृत कर दिया गया है, उसमें और बहुत सी चीजें जोड़ी गई हैं आगे उसमें। तो उसमें ये है कि खाली साधक ही नहीं जुड़ेंगे, अब और भी जो लोग जनरल पब्लिक भी जोड़ना चाहे संस्कार भारती से जुड़ के अपना लाभ ले सकती है, आनंद ले सकती है, कला साधकों के साथ जुड़ सकती है। इस तरह से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। और एक बहुत अच्छा हम लोगों का जुड़ाव हो जाता है, अच्छे लोगों से मिलना होता है, कला से जो हमारे साधक हैं उनके साथ में मिलना होता है, उनकी संगम होता है। इस तरह के कला साधक संगम प्रोग्राम भी होते रहते हैं हमारे। तो खाली कानपुर ही नहीं, बाहर के जैसे हमारे प्रांत के और भी जो हमारी इकाइयाँ हैं, सबके साथ हम लोग मिलते हैं, कार्य करते हैं। तो बहुत ही आनंद भी रहता है और एक दूसरे से आदान प्रदान होता है बातों का। एक बहुत ही स्वस्थ माहौल यहाँ पे हम लोग को मिलता है, जो हम लोग पूरे में बांटना चाहते हैं सबके साथ, वो अपनी खुशियाँ, अपना आनंद सबके साथ बांटना चाहते हैं। समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कला को किस प्रकार को ग्रहण करें, इससे वो अपने जीवन को तो सुधारे, सुंदर जीवन हो और उनकी आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिले। देखिए,
जैसा कि मेरा विषय संगीत है, संगीत जैसा कि मैंने बताया कि गुरुमुखी विद्या है, गुरु के सामने बैठ करके ही सीखा जाता है। तो समाज के लिए तो अब तो खैर बहुत ही हमारे जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, बहुत जागरूक है बच्चों को लेकर के, चाहे वो संगीत विधा हो, जैसा कि दिवाकर जी ने बताया कि संगीत को लेकर के साथ साथ बहुत सारी जितनी भी कलाएं हैं, अब पेरेंट्स खुद इच्छुक है कि हमारा बच्चा सीखे। पहले ऐसा नहीं होता था, पेरेंट्स मना करते थे, संगीत सीख करके क्या करोगे, डांस सीख करके क्या करोगे, ये आगे काम नहीं आएगा, और दूसरे विषयों की तरफ बढ़ाते थे बच्चों को। लेकिन अब जो समाज में जो एक जो विकास हुआ, विकसित हुआ है जो हमारा समाज कलाओं को लेकर के, ये बहुत अच्छा है। और ये सब देख करके बड़ा मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हम जिस विधा से जुड़े हुए हैं, उस विधा से जुड़ने के लिए इतने सारे प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आ रहे हैं। तो समाज के लिए तो मैं यही कहूँ, इसी तरीके से जागरूक रहें और कोई ना कोई कला अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, चाहे वो संगीत विधा हो, चाहे वो नृत्य विधा हो, चाहे वो चित्रकला हो, नाट्य कला हो, कोई भी कला हो, जितनी भी कलाएं हमारी ललित कलाएं हैं, बच्चों को अवश्य उससे जोड़ना चाहिए और कुछ ना कुछ जरूर सिखाना चाहिए। तो ये मैं समाज के लिए कहना चाहूँगी। जिस तरह के ये बच्चे आजकल के माहौल में चल रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन लोगों को कोई ना कोई संगीत, चित्रकला या नाट्य या किसी विधा से जोड़ना चाहिए। कुछ टाइम उसके लिए दें आप और माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करें, और ये सारी कलाएं जो है आपके माइंड को फ्रेश करेंगे तो ये डिप्रेशन जो आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तभी वो आप बच्चे आगे कुछ कर सकते हैं। कई बच्चे यहाँ पे हैं जो IT और बीटेक कर रहे हैं और यहाँ पे चित्रकला का वर्क भी कर रहे हैं। जो इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं उनके कॉलेजेस में, तो वो यहाँ पे पेंटिंग्स बना रहे हैं। तो हमें देख के ये लगता है अच्छा कि उन लोग और जो बच्चे हैं जो जा रहे हैं तो वो भी चित्रकला या पेंटिंग या कुछ सीखें, तो माइंड डाइवर्ट होगा। और समाज के लिए भी ऐसा नहीं है कि बता कि आप खाली बीटेक करके काम खत्म और नौकरी कर, आप दूसरे सब्जेक्ट भी है जो कलाओं वाले हैं अगर करेंगे तो इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और कलाएं जो है वो समाज से जोड़ने का काम करती है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो बच्चे ज्यादा, जिनके पेरेंट्स बहुत रोकते हैं उन कलाओं से जोड़ने के लिए, तो वही बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि वो समाज से बहुत दूर हो जाते हैं। वो एक अपना एकाकी, अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। इस वजह से इस तरीके की उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। और जब वो लोग इस विधा से जुड़ते हैं तो समाज से जुड़ते हैं। तो ये कलाएं जो है वो हमको समाज से भी जोड़ती हैं, समाज में रहना सिखाती हैं, समाज में कैसे अनुशासित ढंग से हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ये सब हमारी कलाएं उनको सिखाती हैं। कलाओं की परिभाषा यही है कि मनोरंजन के लिए होती है, अपने रंजन के लिए, अपने आनंद के लिए। तो अपने अंदर के आनंद को बिखेरने के लिए कलाएं हैं वो जो हम लोग कैनवास पे निकाल देते हैं या गाने में निकाल देते हैं, तो वो सब अपना मन का आनंद होता है जो हम लोग बाहर बिखेरते हैं, वही समाज में जाता है। आजकल बच्चों को जैसे हमारे त्योहारों में जो चित्र बनाए जाते हैं, जो रंगोली है, हैपन है, ये सब है, आजकल की पीढ़ी को ये सब चीजें नहीं मालूम। तो हमारी संस्कार भारती मतलब नई पीढ़ियों को ये सब चीजें, पुरानी चीजें जो है और हमारे समाज में पुराने से चल रही पीढ़ी दर पीढ़ी, वो हम लोग बच्चों को सिखाने का काम करते हैं और बताने का कि हमारे समाज में और हमारे बुजुर्गों में क्या क्या काम करते रहे आगे चित्रकला में या म्यूजिक में। तो इस तरह से लोक कलाओं में जब वो आत्म को और इसको कनेक्ट नहीं कर पाते, वो एक सीधे उसको नकार देते। इस नजरिए में आप अध्यात्म को और कला को कैसे देख पाते कि ये दोनों ही बैलेंस कर सकते जीवन में? कलाएं सब साधना ही के लिए होती है। हम लोग साधना करते हैं, हम लोग उसको सीखते हैं तो साधते हैं। संगीत में तो बगैर साधना के कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वो अपने आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं। कोई भजन गा रहे हैं, राम का भजन गा रहे हैं, कृष्ण का भजन गा रहे हैं, शिव का भजन गा रहे हैं, तो वो अपने आप ही अध्यात्म से जुड़ जाते हैं। जो उनके भाव हैं, जो उनकी नृत्य में जो भंगिमाएं हैं, जो भाव हैं, सब भाव प्रधान है, तो वो अपने आप ही अध्यात्म से जुड़ जाते हैं कलाओं के माध्यम से। ज्ञान और आत्म में जिस कुल का भाव है, कला